नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो कहानी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने आप को पूरी तरह से गृहस्थी में झोंक डाला था और इसी दौरान उसके मन में उठने वाले विचार उसे कहाँ से कहाँ तक ले गए। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी का नाम है पुरस्कार। बच्चों को खाना खिलाकर माधवी बड़ी कठिनाई से उन्हें सुलाने में सफल हो पाई। बारी बारी से तीनों बच्चों को खसरा निकल चुका था। सबसे छोटा बेटा सुदीप तब से बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। हर समय माँ से चिपका रहता और उसके प्रत्येक कार्य में विघ्न डालता रहता था। इस समय भी माधवी उसे लेकर पलंग पर लेटी उसके सोने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि सुदीप गहरी नींद में सो गया तो वह धीरे से उठी। उठने से उसकी कमर में जो दर्द हुआ उससे वह करा उठी। सामने बिन प्रेस किए हुए कपड़े देखकर उसकी आंखों में आंसू आने को आ गए। प्रेस के प्लग को स्विच बोर्ड पर लगाते समय उसका मन कड़वाहट से भर गया। उसका भी क्या जीवन है। सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक वह पति व बच्चों की सेवा में लगी रहती है, फिर भी कोई संतुष्ट नहीं रहता। प्रातः होते ही सब शोर मचाना शुरू कर देंगे। किसी को मोजे नहीं मिलेंगे तो कोई जूता पहने ही एक टांग पर कूदता फिरेगा। और पति अजीत, वह तो यही समझता है कि माधवी के रूप में उसे बिना वेतन की नौकरानी मिल गई है। वह कमर की पीड़ा से तड़पती रहती है, लेकिन उसने उसके दुख दर्द के बारे में कभी पूछा तक नहीं। समय पर भोजन और आराम से सोना मिल जाए, बस घर से यही तो संबंध है उसका। सारे दिन इधर उधर घूमता रहता है। कभी यह नहीं सोचा कि पत्नी को भी किसी प्रकार के मनोरंजन की आवश्यकता है। सोचते सोचते माधवी के हाथ यंत्र चालित से कपड़ों पर प्रेस घुमा रहे थे। सामने घड़ी पर दृष्टि डाली 10 बज रहे थे। अभी तक अजीत नहीं आया था। वह खाना लेकर उसकी प्रतीक्षा करती रहेगी। आने पर वह कहेगा, क्या करूं डार्लिंग, फला जगह अमुक व्यक्ति मिल गया, ज़बरदस्ती रेस्तरां में ले गया और कटलेट खिला दिए। अब पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। फिर माधवी या तो ठंडा खाना खा लेगी या शुद्ध होकर बिल्कुल भूखी ही सो रहेगी। पर क्या अजीत को एहसास होगा कि उसकी लापरवाही के कारण उसकी पत्नी भूखी सो रही है? नहीं, कभी नहीं। उसका मन अधिकाधिक असंतोष और रोष से भरता जा रहा था। उसके भरोसे ही गृहस्थी चल रही है। यदि वह 2 दिन के लिए भी घर छोड़कर चली जाए तो श्रीमान जी को पता चल जाए। चुपचाप करती रहती है, इसलिए उसका महत्व नहीं। मशीन से अधिक उसका इस घर में स्थान नहीं है। वह भी जीवित प्राणी है। उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ भावनाएं हैं। क्या कभी उसके पतिदेव ने यह सोचने का कष्ट किया है? उसने प्रेस हो गए सारे कपड़ों को एक कुर्सी पर रख दिया। एक बार सतृष्ण दृष्टि से बिछोने की ओर देखा। इच्छा हुई कि लेट जाए, परंतु वह जानती थी कि यदि एक बार वह लेट गई तो उसके लिए उठना असंभव हो जाएगा। वह कमरे की बत्ती बुझाकर आराम कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठ गई। दरवाजे पर घंटी की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूट गई। वह कुर्सी से उठी। दरवाज़ा खोलने के लिए उसका हाथ ऊपर उठा ही था कि उसने अजीत के मित्र प्रदीप की आवाज़ सुनी। वह कह रहा था, अच्छा मैं चलता हूँ, कॉफ़ी फिर कभी पीऊँगा। जान पड़ता है भाभी जी गहरी नींद में सो रही है, उन्होंने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला। अरे अब बच्चे तो बड़े बड़े हो गए हैं, उनको तो कुछ काम रहा नहीं। दिन में सब्जी खरीदने के बहाने बाजार में लेडीज़ क्लब की मीटिंग होती है। रात को कुछ काम न होने से बेगम को शाम से ही नींद आने लगती है। यह अजीत का स्वर था, जिसमें हास्य का पुट था। प्रदीप भी हो होकर जोर से हंस पड़ा। फिर उसके बाय कहने की आवाज़ आई। माधवी स्तब्ध सी खड़ी रह गई। तभी अजीत ने व्यग्रता से जोर से घंटी दबा दी। माधवी ने दरवाज़ा खोल दिया। अजीत अंदर घुसते हुए बोला, सॉरी डार्लिंग, तुम्हें गहरी नींद से उठना पड़ा। और उसने कमरे की बत्ती जला दी। माधवी का भावविहीन मुख और फटी फटी आंखें देखकर अजीत ने कुछ बेचैनी का अनुभव किया। तभी वह सफाई देते हुए बोला, क्या करूं, दोस्तों ने छोड़ा ही नहीं। बड़ी कठिनाई से जान छुड़ाकर आया हूं। मैं जानता हूं नींद से जागने पर तुम्हें कष्ट होता है।
माधवी जोर से ठहाका मारकर हंसते हुए बोली, हाँ, मुझे सोने और गप्पे मारने के अतिरिक्त काम ही क्या है, और आपको मेरा कितना ध्यान है। मुझे सोते से उठना न पड़े, इसलिए 11:30 बजे ही घर आ गए हैं। हाँ, मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, और मेरे पति आराम का इतना ध्यान रखते हैं। अजीत भौचक्का सा माधवी को देखता रह गया। उसके मुख के भाव देख वह घबरा कर उच्च स्वर में बोला, क्या हो गया माधवी, हंसना बंद करो। किंतु माधवी उसी प्रकार हंसती रही। अजीत ने उसके कंधे पकड़कर सोफे पर बैठाने का प्रयत्न किया, परंतु माधवी झटक कर अलग हो गई। वह सोफे पर लुढ़क गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके मुंह का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। अजीत ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वह बर्फ की तरह ठंडा था। स्पर्श से माधवी और भी उत्तेजित हो उठी। चीख कर बोली, हट जाओ, मेरे सामने से चले जाओ। मैं नहीं देखना चाहती तुम्हारी सूरत। मुझे तुमसे नफरत है। सुना, मुझे तुमसे नफरत है। अब तो अजीत अत्यधिक घबरा उठा। तुरंत ही उसने दूसरे कमरे में जाकर डॉक्टर को फ़ोन लगाया। जब डॉक्टर आया तो उसे देखकर माधवी ने और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। बड़ी कठिनाई से अजीत की सहायता से डॉक्टर उसे पलंग तक लाया और उसे नींद का एक इंजेक्शन दे दिया। जब वह सो गई तो डॉक्टर ने अजीत को बताया कि माधवी को यह दौरा अत्यधिक मानसिक तनाव और शारीरिक थकावट के कारण पड़ा है। चिंता की कोई बात नहीं, परंतु पूर्ण विश्राम देने के लिए उसे कम से कम 1 सप्ताह अस्पताल में रखना अनिवार्य है। माधवी की आँख खुली तो उसने अपने को एक नए स्थान में और नए वातावरण में पाया। उसके मस्तिष्क में धुंध सी छाई हुई थी। वह समझ नहीं पाई कि कहाँ है। पास ही में स्टूल पर अजीत बैठा था। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वह कोमल स्वर में बोला, मधु, तुम अस्पताल में हो, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम पूर्णतया विश्राम कर सको, इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें यहाँ लाने की सलाह दी थी। माधवी कुछ समझ नहीं पाई। स्वप्न में घटित घटनाओं की तरह कुछ कुछ दृश्य उसकी आंखों में उभरने लगे। दूसरी बार आंख खुली तब भी उसने अजीत को उसी स्थान पर उसी मुद्रा में बैठा पाया। इस बार उसकी चेतना लौट आई थी। जब उसको अपनी स्थिति का बोध हुआ तो वह परेशान सी हो उठी। जैसे जैसे दिमाग की धुंध साफ होती गई, चिंता उसे घेरने लगी। वह यहाँ पड़ी है, अजीत भी यहीं है, फिर बच्चों के पास कौन है? नन्हा सुदीप तो रो रहा होगा, कोई सुन भी पाता होगा कि नहीं? पुष्पज और नूपुर क्या कर रहे होंगे? क्या खाया होगा? अजीत ने उसे तसल्ली दी कि उसने बच्चों का प्रबंध कर दिया है। वे पड़ोस की नीलिमा देवी के पास हैं और माँ को उसने बुला लिया है, रात तक पहुँच जाएंगी। माधवी को तसल्ली नहीं हुई, परंतु वह अपने अंदर बहुत कमजोरी अनुभव कर रही थी। बोलने की भी उसकी इच्छा नहीं हो रही थी, अतः आंखें बंद करके पड़ी रही। शाम को अजीत के साथ तीनों बच्चे भी आए। आते ही सुदीप माँ से लिपट गया। नूपुर माधवी को दिन भर के किस्से सुनाती रही। किस प्रकार पापा उनके लिए तंदूरी खाना लाए थे और किस तरह पड़ोस के आंटी अंकल उनका ख्याल रख रहे हैं। बड़े गर्व के साथ उसने बताया कि शाम की चाय बनाने में उसने पिता को पूर्ण सहयोग दिया। समय हो जाने पर अजीत बोला, अच्छा बच्चों, अब चलते हैं। अम्मा जी को लेने स्टेशन कौन कौन चलेगा? रास्ते में बैटरी वाली रेलगाड़ी कौन खरीदेगा? सुदीप उछलकर माधवी के पलंग पर से खड़ा हो गया। तो सुदीप चढ़ जाए डैडी के कंधों पर, अजीत बोला, और सुदीप किलकारी मारकर तुरंत उसके कंधों पर चढ़ गया। नुपुर पुष्पज भी टाटा बाय बाय करते हुए चले गए। माधवी को ठेस सी लगी। उसका उदास चेहरा कमरे में घुसती हुई नर्स ने देख लिया। वह बोली, आप चिंतित न हो, आपके पति बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। माधवी ने सोचा, हाँ, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? वह व्यर्थ ही रात दिन सबके लिए मरती रही। सब उसके बिना भी प्रसन्न हैं, और वह सोच रही थी कि गृहस्थी की गाड़ी उसके बिना नहीं चल सकती। एक शाम जब अजीत आया तो वह और दिनों से अधिक प्रसन्न था। आते ही उसने माधवी का हाथ झकझोर डाला। मधु, कल तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिल रही है। डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम पूर्णतया स्वस्थ हो। ओह, कहकर माधवी चुप हो गई। अजीत बिल्कुल ही बुझ सा गया। बोला, मधु, तुम घर जाने से प्रसन्न नहीं हो? मैं तो सोच रहा था कि तुम सुनकर उछल पड़ोगी। माधवी के चुप रहने पर अजीत उद्विग्न होकर बोला, क्या बात है माधवी, तुम घर क्यों नहीं जाना चाहती?
घर मुझे वैसा ही लगता है जैसे परकटे पक्षी को पिंजरा। अगर पक्षी को पिंजरे से निकाल भी दिया जाए तो कहीं और जाने की सामर्थ्य नहीं है उसमें। और पिंजरा, पिंजरा वह तो कैद खाना है ही। कैसी बातें कर रही हो मधु? तुम क्या सोचती रहती हो, जरा मुझे भी तो बताओ। अजीत ने आश्चर्य से पूछा। उसे लग रहा था कि वह एक नई माधवी को देख रहा है। बताने योग्य है ही क्या। विवाह उपरांत गृहस्थी बसाई, मन में बहुत से आदर्श थे और साथ ही आकांक्षाएं भी। हर काम को उत्साह से करती रही। नुपुर हुई तो काम बढ़ा, फिर पुष्पज और सुदीप। काम बढ़ता गया, शक्ति घटती गई। सोचती आप शाम को घर आएंगी तो जरा मन बहलेगा, आप मेरे साथ गृहस्थी का कुछ बोझ बांटेंगे। पर आप आते ही चाय पीकर कहते कि आपको क्लब जाना है या किसी मित्र से मिलना है। ओह माधवी, तुमने मुझसे कहा तो होता। मैं तो समझता था तुम बच्चों में इतनी लिप्त हो कि मेरे लिए अवकाश ही नहीं है। अजीत के जाने के पश्चात माधवी सोच में पड़ गई। क्या कह गया अजीत? उसको ध्यान हो आया कि विवाह के उपरांत अजीत सदा ही उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। तब वह ही तो उसे कुछ नहीं करने देती थी, बल्कि उसे यही आभास देती थी कि वह उसके कामों में रुकावट डाल रहा है। धीरे धीरे उसने सहायता करने का प्रयास करना छोड़ दिया। अब वह क्यों पति को दोष दे रही है? उसकी विचारधारा यही नहीं रुकी। वह अपने व्यवहार का विश्लेषण करने लगी। क्यों नहीं उसने पति को उस समय सहायता करने दी, और अब उसके प्रति क्यों वह इतनी कड़वाहट घोल रही है? बहुत सोचने पर भी वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। अगले दिन अजीत उसे घर ले जाने के लिए आया। साथ में वह एक नई साड़ी भी लाया था। नई साड़ी पहनकर ही वह घर में प्रवेश करे, यही उसका अनुरोध था। कार घर पर पहुंची ही थी कि बच्चे कूदते हुए बाहर आ गए। माधवी की सास भी उनके पीछे थी। माधवी ने झुककर सास के चरण स्पर्श किए। आशीर्वाद देकर सास बोली, सच कहूँ, घर में सब थे, केवल तुम्हारे न होने से घर बिल्कुल सुनसान लग रहा था। तुम्हारे आते ही कैसी रौनक आ गई। नूपुर माँ से लिपटते हुए बोली, मम्मी, आज हम सब ने मिलकर आपके स्वागत के लिए स्पेशल खाना बनाया है। माधवी का दिल भर आया। सुदीप उसका पल्लू खींचता हुआ उसे अंदर ले गया। कमरे में बैठे माधवी को अभी कुछ देर ही हुई थी कि अजीत चाय की ट्रे लेकर आया। माधवी तुरंत खड़ी होकर उसके हाथ से ट्रे लेने लगी, परंतु अजीत हंसकर बोला, नहीं मधु, आज तो तुम्हें मेरे ही हाथ की चाय पीनी पड़ेगी, और कल से रोज़ सुबह की चाय की जिम्मेदारी मेरी है, और खाने की मेज़ रोज़ मैं लगाया करूँगी। नूपुर बोली, और खाने के बाद मेज़ साफ करना मेरा काम है। पुष्पज ने स्वर में स्वर मिलाया। माधवी अवाक होकर सबकी सूरतें देखती रह गई। पर यह सब क्यों? आप ही तो कह रहे थे कि अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि अब तुम स्वस्थ हो, परंतु अब हम सब अपने उत्तरदायित्व को समझ गए हैं। क्या फिर तुम हम सबको गैर जिम्मेदार बनाना चाहती हो, और वह भी अपना स्वास्थ्य खोकर? मधु, शरीर के सब अंग अपना अपना काम करते रहें तभी वह पूर्ण स्वस्थ रह पाता है। यदि एक अंग से ही हम सारा काम लेने का प्रयत्न करने लगे तो सोचो उसका क्या हाल होगा। अरे तू क्या समझेगा कि नारी को कितना सुख मिलता है अपने पति व बच्चों की सेवा करने में। अम्मा जी रसोई की ओर जाते हुए बोली। उनकी बात सुनकर माधवी का हृदय खिल उठा और उसकी महक रग रग में समा गई। अस्पताल में जो वह सोचती रही उसका उत्तर उसे मिल गया। हाँ, वह अपने परिवार के लिए कुछ कर पाने की लालसा में ही तो दिन रात लगी रहती थी, परंतु हर वस्तु की अति की तरह ही इस लालसा की अधिकता ने उसके मन में यह विकृति उत्पन्न कर दी। उसके बदले में वह सबसे अपने लिए कृतज्ञता पाने की इच्छा करने लगी। वह कुर्सी पर बैठ गई। ढेर सा प्यार आंखों में भरकर उसने पति की ओर देखा। उसके मुख पर कुछ कर पाने की विजय का उल्लास था। नूपुर ने चाय बनाकर प्याला माँ की ओर बढ़ाते हुए कहा, मम्मी, चाय में चीनी तो ठीक है न? उसके स्वर में आत्मविश्वास था, मानो उसकी बनाई हुई चाय में कोई कमी हो ही नहीं सकती। मुख पर अपने महत्व की भावना की झलक। पति व बच्चे सभी अपने को इस समय इस गृहस्थी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग समझ रहे थे। सब परस्पर कितनी निकटता अनुभव कर रहे थे। माधवी ने सोचा कि भविष्य में वह पति व बच्चों को इस आत्मसंतुष्टि,
इस सुखद भावना से कभी वंचित नहीं करेगी। वह बोली, चाय तो बहुत स्वादिष्ट है। अब तो मैं खाने का बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ। वह न जाने कितना स्वादिष्ट होगा। हाँ मम्मी, अम्मा जी बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं। वह रोज़ ही हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी। फिर स्वर को कुछ मध्यम कर माँ के कान के पास मुंह लाकर बोली, लेकिन मम्मी, फिर भी किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता था। क्यों? माधवी ने आश्चर्य से पूछा। अच्छा खाना बनाने से अम्मा जी आप तो नहीं हो सकती न, पुष्पज ने समझाया। पुत्र का यह छोटा सा वाक्य माधवी के चारों ओर मखमली कवच की तरह लिपट गया। कितनी सुखद अनुभूति थी। उसके परिवार के सदस्य केवल उसकी उपस्थिति से ही इतने अधिक प्रसन्न हैं। उसके द्वारा किए गए काम से उनका कुछ संबंध नहीं है। उसे प्रतीत हुआ कि उसके आगमन से सबके मुख पर आई हर्ष की आभा के रूप में ही उसे अपने नारीत्व का पुरस्कार मिल गया।